अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे वन बाय वन। ऑलमोस्ट जो है 9 ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। और ऐसे उनसे रिलेटेड लॉज, मतलब वो लॉज जो हमें ये बता रहे होते हैं कि एटम्स और केमिकल्स आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन जो है, ये रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। इस तरह की केमिकल रिएक्शंस की स्टडी जो होती है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी आ रही है, दूसरी केमिस्ट्री की ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मीन्स होता है नेचुरल, यानी कि वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक सोर्सेज में से आ रहे होते हैं, जो लिविंग सोर्सेज में से आ रहे होते हैं, उसको हम उसकी स्टडी को हम जो है उन कंपाउंड्स की स्टडी को जो लिविंग सोर्सेज में से आ रहे होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ CO2, CO, मेटल कार्बोनेट्स वगैरह, ठीक है। इन सब बाइकार्बोनेट वगैरह, इन सब के अलावा, यानी कि मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये भी तो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन हम इनकी स्टडी नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स की कर रहे हैं, कार्बन रिलेटेड वो कंपाउंड जो हमारे लिविंग सोर्सेज में से आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, और इनके बॉन्डिंग से जो जो हमारे पास वो आ रहे होते हैं, केमिकल्स वजूद में आ रहे होते हैं, हम उनकी स्टडी कर रहे होते हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा जी, थर्ड वन इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आ रहा होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग सोर्सेज में से जो हमारी चीज़ें आ रही हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज में से जो भी कंपाउंड्स आ रहे हैं हमारे पास, से फॉर एग्जांपल फ्यूल हो गया, या फिर ये हमारे मिनरल्स हो गए, हमारे रॉक्स हो गई, इनमें से जो चीज़ें आ रही हैं उसकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड से रिलेटेड जो स्टडी हो रही है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रही है, और इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब की स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रही है। यानी कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के अलावा जो बाकी कंपाउंड्स है, लाइक सल्फर हो गया, हमारे पास जो है हाइड्रोजन की अलग से स्टडी हो गई, कार्बन की अलग से स्टडी हो गई, हमारे पास जो है वो फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब की स्टडी जो होती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में आ रही होती है। तो लिहाजा हम इसकी डेफिनेशन को कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals with the study of method and techniques involvement. It is a branch of chemistry that deals with the chemistry of elements and their compounds. Element their compound generally obtained from non-living sources. यानी कि नॉन लिविंग सोर्सेज से जो हमारे कंपाउंड्स आ रहे होते हैं, कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, उनकी स्टडी को जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि सारे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के अलावा जितने भी हमारे पास आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, उन सब की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमारी फोर्थ ब्रांच केमिस्ट्री की है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल में एनालिसिस, वर्ड एनालिसिस जो है वो उसका क्या मतलब होता है, वर्ड एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर किसी चीज़ की एनालिसिस करना, ठीक है। उसको तोड़ के उसमें देखना कि कोई चीज़ जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, मैं इसको मैं पूरा ब्रेक डाउन उसको करके देखूँ, इसकी पूरी एनालिसिस करूँ कि ये पेन किस किस चीज़ से बना है। इसके अंदर जो है इसकी निब है, इसके अंदर ये इसका बैक कवर है, इसका ये फर्स्ट ये हेड कवर है, ये सब क्या कहलाएगा, एनालिसिस कहलाएगी इसकी, ठीक है। कि मैंने इस माथे की एनालिसिस कर दी। तो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या आ रहा होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में it is a branch of chemistry in which we deal with the, इसमें हम वेरियस कंपाउंड की एनालिसिस मीन्स, इसमें हम वेरियस कंपाउंड की स्टडी कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, हम उनकी एनालिसिस कर रहे होते हैं कि वो किस चीज़ से बना है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स
एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इज़ डन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम इससे रिलेटेड जो भी टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स जो होते हैं, उनको भी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, देयर रिलेटेड मेथड्स एंड टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ किसी कंपाउंड की या किसी चीज़ की बात कर लेती हूँ, मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल बात कर लेती हूँ, मैं जो हमारे ये होते हैं डिटर्जेंट्स होते हैं उनकी बात कर लेती हूँ, ठीक है। डिटर्जेंट्स हैं, इन डिटर्जेंट्स की मैं क्या क्या चीज़ स्टडी कर रही हूँ, बिलफर्ज मैं इनकी एनालिसिस कर रही हूँ। एनालिसिस का मतलब ये कि मैं ये देख रही हूँ कि इनका केमिकल फार्मूला क्या है। डिटर्जेंट्स जो है हमारे पास, इनके इनके केमिक सर्फ जो है हमारा, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। और केमिकल फार्मूला मालूम करने के बाद मैं ये देखूँगी कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो ये चीज़ किस में आ रही होती है, हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ रही होती है, यानी कि हम कंपाउंड्स की जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास क्या आ रही है, फिफ्थ हमारे पास आ रही है बायो केमिस्ट्री। अच्छा जी, बायो केमिस्ट्री क्या है। अब इस बायो केमिस्ट्री में लफ्ज़ वर्ड बायो का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, लाइफ। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, लिविंग बॉडी के अंदर जो भी कंपाउंड्स, जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, उनकी स्टडी को जो है वो बायो केमिस्ट्री क्या है, बायो केमिस्ट्री में उनकी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग सिस्टम के अंदर जो कंपाउंड्स फाउंड हो रहे हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कह रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री कह रहे होते हैं। से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है, इसकी एग्जांपल में हम मेटाबॉलिज्म इन लिविंग बॉडी की बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म इन लिविंग बॉडी, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम जिस तरह जो खाना खा रहे होते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर कंपाउंड में जो है वो टूट रहा है। से फॉर एग्जांपल प्रोटीन की हम बात करते हैं, प्रोटीन ब्रेक होता है, वो अमाइनो एसिड में टूटता है, ठीक है। इस चीज़ की स्टडी, या फिर इसको कैसे इस तरह कह सकते हैं कि किस तरह हम जो अमाइनो एसिड ले रहे होते हैं वो मिल के जो है प्रोटीन बना रहा होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म की भी आगे कैरेक्टरिस्टिक आगे, मतलब अगर हम बायोलॉजी के उसमें जाएं तो मेटाबॉलिज्म की आगे टू टाइप्स होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड सम अबव समथिंग इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो हम मेटाबॉलिज्म यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मिनरल्स पाए जा रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्लोरीन पाया जा रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम होता है, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम होता है। इस सब की स्टडी, कंपाउंड्स की स्टडी, हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सब की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सिक्स्थ इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, आई होप कि इसके तो नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारा क्या आ रहा है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे होते हैं वो मेथड्स और टेक्निक जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। मेथड्स एंड टेक्निक्स या फिर प्रोसेसेस कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में तो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना, वास्ट उस पर प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। मेथड एंड प्रोसेस टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लाइक यहाँ हमारे पास इन प्रोडक्ट्स में आ रहा है, ग्लास आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, हमारे पास फर्टिलाइजर्स हो गए, हमारी मेडिसिन्स हो गई, एक्सेट्रा। यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्रीज़ में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ में होने वाले जो भी
क्या कहते हैं मेथड्स होते हैं, जिनके थ्रू प्रोसेस हो रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे होते हैं, ये किस तरह डिफरेंट चीज़ें बनाई जा रही हैं। हम जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी आपको केमिस्ट्री एंड सोसाइटी में, कि केमिस्ट्री हमें किस तरह हमारी नॉर्मल लाइफ में हेल्प आउट कर रही होती है, कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में, हमारे डिटर्जेंट्स हैं, हमारी मेडिसिन हैं, हमारे सोप्स हैं, हमारे सराउंडिंग में आप देखिए कितनी सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री के मरहून मिन्नत है। तो वो चीज़ें किस तरह वजूद में आ रही हैं, वो चीज़ें किस तरह से बनाई जा रही हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू हमें ये चीज़ें सारी मिल रही होती हैं इंडस्ट्रीज़ में जो हो रहे होते हैं, इसकी स्टडी को जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में काउंट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द जी लेट्स मूव ऑन टू दी सेवन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी आपको पता चल रहा है कि न्यूक्लियर का क्या मतलब हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस की बात हो रही है या न्यूक्लियाई ऑफ एटम की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या मामला चल रहे होते हैं, यानी कि उसमें से कौन सी एमिशंस निकल रही होती हैं, कौन सी एनर्जीज निकल रही होती हैं, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके क्या मामला होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, क्या सूरत हाल होती है। यानी कि न्यूक्लियस की स्टडी, एटम के न्यूक्लियस की स्टडी जो है ना, स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम इज कॉल्ड स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम इज डन इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एटम के अंदर मौजूद जो है न्यूक्लियाई होती है उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी जब ये इस चीज़ की बात हुई है न्यूक्लियस की, तो मैं आपको थोड़ा सा एक जो है ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूँ उसका, एटम का बता दूँ कि एटम में न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है, एटम के और न्यूक्लियस के बाहर क्या पाया जा रहा है। इससे आगे चल के हमें जो है हेल्प आउट होगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, डिटेल में ना जाने की वजह ये है कि ऑब्वियस सी बात है 9th की केमिस्ट्री है और आप लोग मतलब न्यू कमर्स हैं, आप लोगों के लिए अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँगी तो आप लोगों को जो बेसिक चीज़ है वही समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ एटम का, एटम के स्ट्रक्चर का। एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एटम है, ठीक है। एटम के अंदर एक हैवी पार्ट होता है जिसके अंदर एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास जो है वो कर रहा होता है, अकर कर रहा होता है। तो वो जो हैवी एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम न्यूक्लियाई कह रहे होते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियस कह रहे होते हैं, सही है। अच्छा जी, ये न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस जो है इसमें क्या है, न्यूक्लियस सिंगुलर है और न्यूक्लियाई जो है प्लूरल है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि एटम को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एटम के अंदर तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके गिर्द शेल्स होते हैं, ठीक है। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन शेल्स में रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि इस शेल के अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो कितने भी हों, 2 3 4 5 6, वो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। इस शेल के अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी जो शेल्स होंगे उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जबकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से बाहर शेल्स में रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। और एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने क्या बोला, एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास जो हैं वो 4 प्रोटॉन्स हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। हमारे पास 5 प्रोटॉन्स हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। जो डिफर कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे हमारे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ये थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको एटम के स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम जा रहे हैं अपने 8th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, और 8th ब्रांच हमारी क्या आ रही है, ये आ रही है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंटल में ये जो एनवायरमेंट है ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये हमारे पास बात हो रही है एनवायरमेंट, सराउंडिंग की बात हो रही है, यानी तो एनीथिंग अराउंड मी इज एनवायरनमेंट फॉर मी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी कर रहे थे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम अपनी सराउंडिंग की स्टडी कर रहे थे, अपने एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री
केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो जो केमिकल मटेरियल पाए जा रहे हैं, ठीक है, उन केमिकल मटेरियल के क्या इफ़ेक्ट है एनिमल्स पे या प्लांट्स पे, इसी चीज़ की स्टडी को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कह रहे होते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी स्टडी ऑफ मटेरियल, स्टडी ऑफ मटेरियल इन एनवायरनमेंट and their effect on plants and animals। अच्छा, अब ये इफेक्ट जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं उनके पॉजिटिव ही इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। लाइक पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन की जब बात करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे पास ये कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स है कुछ जो कि हमारे उसमें से निकलते हैं, कार्स में से निकलते हैं। कार्स की एमिशन जो होती है, धुआं निकलता है, उसमें से जो है वो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड निकल रहे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है हमारे पास। ये क्या कर रहे होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो पॉल्यूशन की स्टडी हो गई, हमारे हाइजीन की स्टडी हो गई, ये सारी स्टडी जो है यानी इन्वायरमेंटल रिलेटेड स्टडी जो होती है वो हम किस में कर रहे होते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। ये हमारी ठीक है। अब हमारे लास्ट जो आ रही है वो क्या आ रही है ब्रांच, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब ये जो पॉलीमेरिक वर्ड है, इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। अब इस पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में क्या है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक वर्ड बेसिकली निकला है किस लफ्ज़ में से, प्रोसेस पॉलीमराइजेशन से। और पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, पॉलीमराइजेशन में हम स्टडी करते हैं किस तरह छोटे छोटे कंपाउंड, किस तरह छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं और मिलके एक बड़ी ही चीज़ को जो है वो फॉर्म में लेके आते हैं। पॉलीमराइजेशन जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू बेसिकली जो है हमारे पास प्लास्टिक हो गया, हमारे पास सिंथेटिक फाइबर हो गया, पेपर हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो वजूद में आ रही होती हैं, कार्बन रिलेटेड चीज़ें वजूद में आ रही होती हैं। इसको हम इसकी स्टडी को हम किस में करते हैं, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे होते हैं, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस की स्टडी कर रहे होते हैं एंड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू पॉलीमराइजेशन, उन प्रोडक्ट्स की स्टडी कर रहे होते हैं जो पॉलीमराइजेशन के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ गया, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास पेपर आ रहा है, ये पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमारे पास बन रहा है, ठीक है। हमारे पास प्लास्टिक है, ये पॉलीमराइजेशन के थ्रू बन रहा है। हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये हमारी पॉलीमराइजेशन के थ्रू पड़ रहा है। तो बेसिकली पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है इसकी स्टडी हम कर रहे होते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हमारी ये टोटल 9 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हो गई। हम इनको रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल की रिएक्शंस को पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लिविंग सोर्सेज से आने वाले कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होते हैं। थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा जितने भी कंपाउंड या केमिकल्स आ रहे होते हैं उनकी स्टडी आ रही होती है। नेक्स्ट आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं कि उसमें क्या पाया जा रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके रिएक्शंस क्या हैं, ये सब चीज़ें। बायोकेमिस्ट्री में हम लाइफ रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्रीज़ में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं, टेक्निक्स है जिनके थ्रू हमारी नॉर्मल ज़िंदगी की, नॉर्मल लाइफ की जो चीज़ें वजूद में आ रही होती हैं उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियाई ऑफ एटम की स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें से जो एमिशंस हो रही होती हैं, जो एनर्जी वेव्स निकल रही होती हैं, रेडिएशंस निकल रही होती हैं, उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम एनवायरमेंटल रिलेटेड चीज़ें लाइक पोल्यूशन वगैरह इनकी स्टडी कर रहे होते हैं। हमारी हाइजीन आ गई इसमें, किस तरह केमिस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है या इसके क्या फ़ायदे हैं, कि केमिस्ट्री रिलेटेड केमिकल्स के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है, उस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं। किस तरह वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, ये इफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को, ये स्टडी कर रहे होते हैं। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को पढ़ रहे होते हैं और उसके थ्रू आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ में बहुत तरीके से फ़ायदेमंद भी है और कुछ इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। फ़ायदों की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हम अगर हम बात कर रहे होते हैं
तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के थ्रू देखें हमें पता चल रहा होता है कि हमारे जो एयर है उसके अंदर, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या क्या पोल्यूशन है जो केमिस्ट्री की वजह से आ रहा है, ठीक है। और उसको, उस हज़ार्ड को ख़त्म किस तरह करना है, ये भी हम केमिस्ट्री के थ्रू ही उसका हल निकाल रहे होते हैं। बायो केमिस्ट्री की बात करें तो बायो केमिस्ट्री तो बैकबोन है मेडिकल साइंसेज की, कि लिविंग थिंग में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस चल रहे होते हैं वो हम सारे बायो केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि एक बैकबोन है मेडिकल में। इस चीज़ मेडिकल साइंस में इस चीज़ ने बहुत हेल्प आउट की है, इस ब्रांच ने केमिस्ट्री की। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बाद हम बात कर लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू हमें कितना कुछ पता चल रहा है कि हम चीज़ों के एनालिसिस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, पानी है, ठीक है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो प्रोसेस हैं, जो टेक्निक हैं, अगर वो मुझे आते होंगे तो मैं आराम से क्या करूँगी, वाटर को एक ही एनालिसिस कर सकती हूँ। मैं ये बता सकती हूँ कि वाटर किस किस चीज़ से, एटम से मिलकर बना है, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसी तरह मिल्क आ गया, ठीक है, मिल्क की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मिल्क किस किस चीज़ से बना है। ये चीज़ हम किन टेक्निक्स और किन प्रोसेस के थ्रू बता सकते हैं जो कि हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू वजूद में आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ रही है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ने कितनी हेल्प आउट किया हमें मेडिकल में भी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू हमने आइसोटोप्स को स्टडी किया, और आइसोटोप्स जो है वो कितनी डिजीज़ से हमें वो कर रही है, क्योर कर रही है। फॉर एग्जांपल कैंसर आ गया हमारे पास, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ हैं, ट्यूमर हो गया, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ जिनसे क्योर करा रही होती है हमें। क्या क्योर करा रही थी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्योर करवा रही होती है, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू हम आइसोटोप्स को स्टडी करते हैं और आइसोटोप्स हमें इसमें हेल्प आउट कर रही होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 9 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो वाइंड अप होते हैं। I hope you like my video. If you really like, then please comment, share and subscribe it. Next हम इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, और हमारे पास ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा।